हेलो वेलकम यू ऑल टू अफबाउ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के जो मेंस का सिलेबस है। मेंस एग्जाम में 3 पार्ट में एग्जाम होता है। 200 फिजिकल पेपर के लिए, 200 इनऑर्गेनिक के लिए और 200 ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल के लिए। इसमें एनालिटिकल में 100 मार्क्स है और इसके ऊपर डेडिकेटेड सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर डेडिकेटेड जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। ऐसे A1 A2 करके A7 तक सिलेबस है। अब A7 में पर्टिकुलरली एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स के ऊपर बात किया गया है। और ये मटेरियल्स सिर्फ ऐसा नहीं कि ओर्स एंड मिनरल्स है, इसके अंदर पेट्रोलियम भी है, कोल भी है। कोल के प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। और पेट्रोलियम के ऊपर जल्द ही वीडियो आ जाएगा। और आज के वीडियो में बॉक्साइट के एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। बॉक्साइट मैक्सिमम आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम का ओर है और मोस्टली इसमें Al2O3 ये मैक्सिमम परसेंटेज में बिलोंग करता है। इसके अलावा Fe2O3 इसमें रहता है, सिलिका का एक पोर्शन रहता है और साथ में बहुत ट्रेस अमाउंट में TiO2 है। अब जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, चाहे वो 2022 मेंस का पेपर हो या फिर 2021 या फिर 2020, इनमें जब भी जियोलॉजिकल मटेरियल्स के एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया है वहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो टेक्निक बताना है वो स्पेक्ट्रल टेक्निक है, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक आपको बताना है या फिर आपको ग्रेविमेट्रिकली बताना है, ये आपको मेंशन कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर चीज जैसे कि टाइटेनियम TiO2, ये आप 2-3 तरीके से एस्टिमेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि TiO2 को आप UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हो, और अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो इसको आप ग्रेविमेट्रिकली या फिर वॉल्यूमेट्रिकली, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बहुत सारे टेक्निक है जैसे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन एटसेट्रा, इन सब तरीके से भी एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना परसेंटेज TiO2 है। वो डिपेंड करता है कि कम परसेंटेज में है या फिर ज़्यादा में है। अगर ज़्यादा में है तो ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्री ये सब हम काम में लाते हैं, और अगर कम परसेंटेज है तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसे UV विजिबल, AAS मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब टेक्निक हम काम में लाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स में मेंशन किया रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर मेंशन नहीं किया रहे तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे बॉक्साइट मेनली एल्यूमिना का ओर है, तो बॉक्साइट ओर में अगर आपको Al2O3 का एस्टिमेशन करना हो तो जाहिर सी बात है कि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा और इसको आपको या तो ग्रेविमेट्री या फिर वॉल्यूमेट्री एनालिसिस से एस्टिमेट करना है। और एक चीज़ रहता है क्वेश्चंस में कि आपको एकदम शुरुआत से लिखना पड़ेगा। वहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाता है कि इस एनालिसिस के बारे में आप तो पहले लिखो कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे करना है। सैंपल प्रिपरेशन आपको कैसे करना है वो भी लिखना है, और सैंपल प्रिपरेशन हो जाने के बाद आपको स्टेप्स बताने हैं कि आगे के स्टेप्स में क्या होगा, और उसके बाद हर एक स्टेप में रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, कितने कितने रिएक्शंस होते हैं और उनका केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और एकदम आखिर में अगर हो सके तो कैलकुलेशन भी आप दिखा देना। सो बॉक्साइट अगर आपके पास है, आप अगर ढूंढोगे बॉक्साइट के सैंपल प्रिपरेशन के लिए आपको तो एक हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। अब हाई टेम्परेचर और प्रेशर कितना हाई, जैसे टेम्परेचर 523 केल्विन तक चाहिए और प्रेशर मतलब 35 टू 36 बार, इतना प्रेशर चाहिए। बार मतलब कितना, 1 atm, यानी कि 1 एटमोस्फियर लगभग 1 बार के इक्वल है। एग्जैक्टली है 1.013 बार, लेकिन लगभग आप 1 बार मान सकते हो। तो 35 टू 36 atm प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो इस एनालिसिस टेक्निक में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर और प्रेशर देख के ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्वेश्चन पेपर में कभी भी पूछा नहीं जाता है, हमें लैबोरेटरी प्रोसेस पूछा जाता है। आप क्या बनोगे, आप केमिस्ट बनोगे या फिर साइंटिस्ट भी, इन आइदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। वहाँ पे आपको मिलेगा लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में आपको एनालिसिस करना होगा। अगर बॉक्साइट सैंपल दिया जाए तो थोड़ी आप हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर वाला इक्विपमेंट आपको मिलेगा। आपको लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल में प्रिपेयर करना है, एनालिसिस करना है फॉर द रिलेटेड रेडिकल्स, जैसे Fe2O3 हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इन केस ऑफ बॉक्साइट ट्रेस अमाउंट में TiO2 हो गया। तो सबसे पहले आप सैंपल प्रिपरेशन कैसे करोगे। सैंपल प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप, आपके पास जो दिया गया सैंपल है
उसको क्रशिंग या फिर स्मैश करना पड़ेगा विथ इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग द सैंपल so that it can be converted into the form of powder। अब पाउडर हो गया, इस पाउडर फॉर्म में जो बॉक्साइट आपको मिला इसको नेक्स्ट स्टेप में करना है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें इस पाउडर में जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि Al2O3 हो गया या फिर Fe का हो गया, हमें पता नहीं कि बॉक्साइट में ये एग्जैक्टली कौन कौन से फॉर्म में है, ये फ्री फॉर्म में तो नहीं होगा, तो ये जिस भी फॉर्म में है उससे ये फ्री आयनिक फॉर्म में आ जाए। सो फ्री आयनिक फॉर्म में सोल्यूशन के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन किस किस से होता है? डाइजेशन कैन बी डन बाय आइदर कंसेंट्रेटेड HCl, नहीं तो फिर एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया आपको पता होगा, दैट इज 3 parts ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इज टू 1 part ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3। इससे भी अगर काम नहीं बनता तो फिर कंसेंट्रेटेड H2SO4 और at the end of everything you can apply fusion process। फ्यूशन प्रोसेस होता है मैक्सिमम सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से फ्यूशन प्रोसेस होता है। सो इन केस ऑफ बॉक्साइट आप क्या करोगे? बॉक्साइट के केस में क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट है एल्यूमिना, आपको करना होगा डाइजेशन विथ कंसेंट्रेटेड NaOH से, बेस से आपको डाइजेशन करना होगा। कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन क्या होगा? आपको हर स्टेप में मैं रिएक्शन दिखाते जाऊंगा ताकि आप स्टेप वाइज 1-2 लाइन डिस्क्राइब करने के बाद एग्जाम हॉल में पेपर में एक एक रिएक्शन दे पाओ। तो आप स्टेप वाइज डिस्क्राइब करते जाना और 1-2 रिएक्शन देते जाना और एकदम आखिर में आप कैलकुलेशन पार्ट दिखा देना। सो दैट विल बी इनफ फॉर यू टू फेच 15 मार्क्स, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आप सही से अप्रोच करोगे तो हर एक स्टेप का मार्क्स मिलना आसान हो जाएगा। सो कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ एल्यूमिना जो कि बॉक्साइट के अंदर है, बॉक्साइट पाउडर के अंदर है, उसका क्या रिएक्शन होगा और आखिर में क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? दैट विल बी Al3 प्लस OH माइनस इक्वल्स टू AlOH होल 3, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्रेसिपिटेशन होगा। अब मैंने जो OH माइनस लिखा है वो OH माइनस कहाँ से आ रहा है? दिस OH माइनस इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड बट ऑल्सो फ्रॉम एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का रोल क्या है? इसके लिए आपको स्टेप वाइज हम क्या क्या कर रहे हैं पाउडर के साथ, बॉक्साइट पाउडर के साथ, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर वेट ऑफ पाउडर जैसे कि W ग्राम सैंपल पाउडर आपको लेना होगा कोई एक बीकर में। मान लीजिए 250 ml एक बीकर में आपने वो सैंपल पाउडर ले लिया, उसमें थोड़ा सा DM वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर आपने ऐड किया, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, और उसके साथ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड किया। आप इस 10% की जगह नॉर्मल कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सिंपली पुट कर सकते हो, 10% अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड करना है पिंच ऑफ और स्पैचुला ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड करना है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 ग्राम या फिर 5 ग्राम, लेकिन इसमें क्या होगा बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली अमोनियम क्लोराइड आप कितना डाल रहे हो उसके साथ आखिर का कैलकुलेशन का कोई रिलेशन नहीं है। सो अवॉइड मेंशनिंग द पर्टिकुलर अमाउंट, आप बस पिंच ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिख देना। सो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट यहाँ पे ऐड करना है। देन इंडिकेटर ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स। कौन सा इंडिकेटर? मिथाइल रेड इंडिकेटर। देन आपको बॉइलिंग पे बिठा देना है इसको। आप जब बॉइलिंग करोगे ड्यूरिंग दैट बॉइलिंग टाइम प्लीज ऐड एमोनियम हाइड्रोक्साइड और लिक्विड एमोनिया। ठीक है, लिक्विड एमोनिया डालने में इसके अंदर जितने भी Fe2O3 होगा, एक्चुअली हम बोल रहे हैं यहाँ पे Fe2O3 क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिना के सिवा मैक्सिमम Fe2O3 होता है, लेकिन कोई भी सैंपल का डाइजेशन के बॉइलिंग के वक्त अगर हम लिक्विड एमोनिया ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें R2O3 का प्रेसिपिटेशन करवाना है। R2O3 का प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे R है मेटल आयंस विच आर इन 3+ फॉर्म। 3+ फॉर्म में जो भी मेटल आयन रहता है उसको प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए हम लिक्विड एमोनिया ऐड करते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे हमें एल्यूमिना एस्टिमेशन करना है और जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो भी अगर Fe3+ टाइप के आयन के साथ प्रेसिपिटेट हो जाए तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने एल्यूमिना को पहले ही अलग कर दिया है ताकि ये रिस्क ना रहे। कैसे अलग किया है? ये जो हमने ऐड किया 10% NaOH,
10% NaOH ऐड करने के बाद ही जितना भी एल्यूमिनियम है वो सोल्यूशन में आ चुका है एज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 इस फॉर्म में। और इसीलिए बॉइलिंग के वक्त जब हम लिक्विड एमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तब प्रेसिपिटेशन में जाएगा ओनली Fe3+ आयन। तो बॉइलिंग हो गया। बॉइलिंग के बाद हमें क्या करना है, हमें फिल्टर करना है द सोल्यूशन थ्रू वाटमैन फिल्टर पेपर 40। अब वाटमैन एक फिल्टर पेपर बनाने वाला कंपनी है, वो बहुत तरीके का फिल्टर पेपर बनाता है जैसे कि 41, 42 और ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, ये नंबर्स डिनोट करते हैं कि उस फिल्टर पेपर में साइज ऑफ पोर्स कितना है। जैसे कि अभी अभी हमने जो बॉक्साइट के पाउडर को NaOH डालने के बाद और पिंच ऑफ एमोनियम क्लोराइड डालने के बाद बॉयल किया और बॉइलिंग के वक्त लिक्विड एमोनिया ऐड किया, इसको जब हम फिल्टर करेंगे हम चूज करेंगे वाटमैन पेपर 40 को। 40 से हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारे पास दो पार्ट आएगा, एक है फिल्ट्रेट जो नीचे है लिक्विड पार्ट और एक है रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब फनल के ऊपर फिल्टर पेपर में जो जमा है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। सो यहाँ पे रहेगा रेसिड्यू और नीचे बीकर में जो आ गया दैट विल बी कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब आप ध्यान रखो कि फिल्ट्रेट पार्ट में क्या है और रेसिड्यू पार्ट में क्या है। फिल्ट्रेट पार्ट में हमारा सब सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में एल्यूमिना आ गया। बॉक्साइट में जितना भी एल्यूमिनियम था वो सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में आ गया और ऊपर रेसिड्यू में हमारा बचा मोस्ट ऑफ Fe2O3 जिसको हम बाद में एस्टिमेट करेंगे आफ्टर एल्यूमिना एस्टिमेशन। फिल्ट्रेट को लेके आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला तरीका आप करोगे ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। ग्रेविमेट्री मतलब यहाँ पे आपको वेट से एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो फिल्ट्रेट है उसका पहले पीएच मेंटेन करना है। पीएच हम कैसे मेंटेन करेंगे, pH 6.5 to 7.5 इज नेसेसरी फॉर द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस और इसको हम मेंटेन करेंगे बाय एडिंग एमोनियम क्लोराइड प्लस NH4OH बफर। अब आप देखिए ध्यान से, हमने पहले क्या ऐड कर दिया था ऑलरेडी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एमोनिया भी ऐड किए थे। अब हम पीएच मेंटेन करने के लिए अलग से एमोनिया बफर ऐड कर रहे हैं। इसीलिए जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने दिखाया था एल्यूमिना के प्रेसिपिटेशन के बारे में, ये वाला रिएक्शन जहां पे Al3+ के साथ OH- का रिएक्शन मैंने करवाया था और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हमें करवाना होगा। यही है हमारा मेन टेक्निक, ये दिखाया था शॉर्ट में। वहां पे मैंने कहा था कि OH- NaOH से भी आ सकता है और NH4OH से भी आ सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने ऐसे कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन के तरफ। ये बफर ऐड करने के बाद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर हम ऐड करेंगे और इसको वापस बॉइलिंग पे बिठाएंगे और बॉयल करेंगे ओनली 2 मिनट्स मैक्सिमम। और ड्यूरिंग बॉइलिंग वी विल बी एडिंग NH4OH और लिक्विड एमोनिया ड्रॉप वाइज, क्योंकि हमें देखना है कि सोल्यूशन का कलर गोल्डन येलो आता है कि नहीं। अगर गोल्डन येलो कलर आता है मतलब हमारा ये जो पीएच रेंज है ये मेंटेन हो चुका है और जितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें बस फिल्टर करना है और इस बार हम यूज करेंगे वाटमैन पेपर 41। वाटमैन पेपर 41 से फिल्टर करेंगे। इस बार हमें कोई लेना देना नहीं है फिल्ट्रेट से। फिल्ट्रेट से हमें इस बार आगे का काम नहीं है। हम इस बार रेसिड्यू जो आएगा फिल्टर करने के बाद थ्रू वाटमैन पेपर 41 उस रेसिड्यू को अच्छे से वॉशिंग देंगे बाय 2% सोल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड मिक्स्ड इन वाटर, दैट इज डिस्टिल वाटर। रेसिड्यू जब हम वॉश कर लेंगे इस सोल्यूशन में, उसके बाद रेसिड्यू को ड्राई होने का मौका देंगे। रेसिड्यू ड्राई हो गया। अब हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर है फनेल में लगा हुआ। उस फिल्टर पेपर में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रेसिड्यू है, लेकिन हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एल्यूमिना चाहिए, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा मफल फर्नेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम इसको दैट इज इस फिल्टर पेपर को अप टू 30 मिनट बर्न करेंगे तो हमारा जितना भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिना में
और ये हम कैसे करेंगे स्टेप वाइज। ये जो फनल है उस पूरा फनल के तो हम मफल फर्नेस के अंदर रखेंगे नहीं, इस फनल से जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर को हम निकालेंगे जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन जमा हुआ है। इसको अच्छे से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कोई एक क्रूसिबल में, चाहे वो सिलिका क्रूसिबल हो या फिर प्लैटिनम क्रूसिबल हो जो कि इतना टेम्परेचर झेल सकता है, इस टाइप के क्रूसिबल में उसको रखेंगे। उसके पहले क्रूसिबल का हम एम्प्टी वेट ले लेंगे और उस क्रूसिबल में इस फोल्डेड फिल्टर पेपर को रख देंगे जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन है और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट्स के लिए मफल फर्नेस में उसको छोड़ देंगे। आफ्टर दैट प्रोसेस जब हम उस क्रूसिबल को निकाल रहे हैं, चाहे वो प्लैटिनम हो या सिलिका क्रूसिबल हो, उसका वापस से एक बार वे करेंगे। पहला एम्प्टी वेट मान लीजिए E0 आया है और अभी का जो वेट है वो आ गया आपका E1। ये है आफ्टर इग्निशन वेट। आफ्टर इग्निशन E1 वेट आ गया, मतलब ये जो एल्यूमिना है इसका कितना वेट है, इसका वेट है E1 माइनस E0। बाय द वे ये जो E1 वेट है वो आप तभी लेना जबकि ये ठंडा हो चुका है। मफल फर्नेस से क्रूसिबल को निकालने के बाद आपको उसको कूल होने के लिए मौका देना पड़ेगा 15 to 20 मिनट्स। जब वो कूल हो जाएगा देन आप ये वेट लेना। और कूल आप किस में करेंगे, इन सम डेसिकेटर। आप मत छोड़ देना, डेसिकेटर में आपको कूल करना पड़ेगा सो दैट इट इज केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ताकि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो डेसिकेटर में कूल होने के बाद आपने इसका वेइंग किया, वेट आया E1। सो E1 माइनस E0 ये आपका आ गया Al2O3 का वेट। और अगर आपको याद है हमने सबसे पहले कितना ग्राम सैंपल लिया था, सैंपल पाउडर हमने लिया था W ग्राम। सो W ग्राम बॉक्साइट सैंपल पाउडर जो कि क्रस्ट कंडीशन में हमने एक बीकर में लेके काम चालू किया था, वो W ग्राम पाउडर में अगर E1 माइनस E0 इतना ग्राम एल्यूमिना है तो 100 ग्राम पाउडर में 100 ग्राम बॉक्साइट में कितना एल्यूमिना होगा, इनटू 100 करना है हमें। सो दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन दैट बॉक्साइट सैंपल। और अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि आपको एल्यूमिनियम का परसेंटेज बताना है, एल्यूमिना का नहीं, तो आप क्या करोगे, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट से खेलना है। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट है 102 ग्राम लगभग, और एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट है 27 ग्राम। अब 1 मोल Al2O3 से आपको कितना मोल एल्यूमिना मिल सकता है, सॉरी एल्यूमिनियम मिल सकता है। 1 मोल एल्यूमिना से आपको 2 मोल Al मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 है, मतलब आपको 102 ग्राम एल्यूमिना से मिल सकता है 54 ग्राम एल्यूमिनियम। यहाँ पे 27 इंटू 2 कर दिया मैंने तो आ गया 54 ग्राम एल्यूमिनियम। सो अगर 102 ग्राम एल्यूमिना से 54 ग्राम एल्यूमिनियम आ सकता है तो आपके पास एल्यूमिना है कितना, E1 माइनस E0 ग्राम। तो इतने ग्राम एल्यूमिना से कितना आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 102 इंटू E1 माइनस E0, इतना ग्राम एल्यूमिनियम। और हमारे पास सैंपल क्या था, सैंपल था W ग्राम सैंपल। सो W ग्राम सैंपल कंटेन्स 54 इंटू E1 माइनस E0 बाई 102 ग्राम एल्यूमिनियम। सो परसेंटेज कैसे करेंगे, सिंपली हो जाएगा कि 100 ग्राम में कितना है, दैट इज 54 इंटू जैसे था E1 माइनस E0 इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज के लिए, डिवाइडेड बाई W और जो था पहले 102। दिस इज योर परसेंटेज ऑफ Al। सो ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम और ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, कौन से प्रोसेस में, बॉक्साइट के केस में ये हमने देखा ग्रेविमेट्रिकल प्रोसेस में। और मैंने क्या बताया था, हमारा जो ये फिल्ट्रेट है कहाँ पे गया, ये जो फिल्ट्रेट है जहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट है, इसको लेके हम दो तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक तरीका ग्रेविमेट्री, दूसरा तरीका है वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूमेट्री में भी पहले तो आपको पीएच का मेंटेनेंस करना पड़ेगा क्योंकि पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट इज ग्रेविमेट्री और वॉल्यूमेट्री इन केस ऑफ एल्यूमिना डिटर्मिनेशन। सो जो फिल्ट्रेट पार्ट है इसका हम पीएच मेंटेन करेंगे, बट इन दिस केस हम पीएच मेंटेन करेंगे विथ जाइलिनॉल रेड इंडिकेटर और साथ में सोडियम एसिटेट बफर। फिल्ट्रेट में हमने जाइलिनॉल रेड इंडिकेटर डाल दिया तो फिल्ट्रेट का कलर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एमोनियाकल मीडियम में था अभी तक, NH4OH इतना सब कुछ हम डाले थे, NaOH इन सब से हम प्रोसेस किए थे, तो यहाँ पे आएगा येलो कलर। लेकिन हमें एग्जैक्टली लाना है
5.5 pH रेंज में। तो इस येलो कलर को हमें पहले रेड करना पड़ेगा बाय एडिंग HCl फ्रॉम कंसेंट्रेटेड HCl ड्रॉपिंग बॉटल। ड्रॉपिंग बॉटल से ड्रॉप वाइज आप HCl ऐड करते जाओ तो ये येलो कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी ये एसिडिक होगा। उसके बाद आप इसमें ड्रॉप वाइज एमोनिया ऐड करते जाइए तो क्या होगा, एक पॉइंट में ये वापस से येलो आ जाएगा। अब ये जो आया ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ एमोनिया के बाद एग्जैक्ट 1 ड्रॉप में जब येलो कलर आया, मतलब अभी आपका पीएच है 7। इन दिस कंडीशन अगर आप सोडियम एसीटेट बफर इसमें ऐड करोगे तो ये श्योरिटी आ जाएगा आपका कि pH ऑफ दिस सोल्यूशन इज मेंटेन्ड एट 5.5 to 7। इस pH में ये आ गया। अब आप इसमें ऐड करोगे 25 ml ऑफ EDTA, क्योंकि EDTA क्या करता है, EDTA Al3+ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो हमें बाद में काम आएगा। और इसको आप बिठा दो साथ में बॉइलिंग के लिए। बॉइलिंग कितना टाइम करना है आपको, बस 2 से 5 मिनट बॉइल करना है इसको और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, अलाउ इट टू बी कूल। तो ये आपका चल रहा है एक बीकर में काम, जहां पे आपने जो फिल्ट्रेट लिया था उसमें आप ये सब कर रहे हो, जाइलिनल रेड इंडिकेटर डाल के फिर पीएच मेंटेन करके और बॉइलिंग कर रहे हो। उसके साथ आप और एक छोटा सा बीकर लीजिए, उस बीकर में कुछ नहीं बस 25 ml EDTA आपको ऐड करना है। वहां पे भी एग्जैक्ट सेम तरीके से जाइलिनल रेड इंडिकेटर डाल के पीएच मेंटेन करना है, सोडियम एसीटेट बफर ऐड करके स्टेप वाइज जैसे हमने यहाँ पे किया था। पहले येलो आ गया था, फिर HCl डाल के हमने रेड किया था, फिर एमोनिया डाल के वापस येलो किया था एग्जैक्टली 7.0 pH में। उसके बाद सोडियम एसीटेट बफर डाल के 5.5 pH तक हम लेके आए थे और उसके बाद हमने बॉइलिंग के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि हम बस 25 ml EDTA लिए हैं, यहाँ पे कोई सोल्यूशन है नहीं अलग से, तो हम सेम ट्रीटमेंट देंगे अप टू दिस पार्ट। तो ये दोनों बीकर का काम एक ही साथ चल रहा होगा पैरेलली। ये बीकर लेने का रीजन है कि हमें एक ब्लैंक चाहिए होगा। इस टाइट्रेशन करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हमें एक ब्लैंक टाइट्रेशन पहले करना होगा और इसीलिए हमें 25 ml EDTA का ब्लैंक टाइट्रेशन वैल्यू चाहिए। तो जब ये 2 बीकर कूल हो जाएगा तब हम टाइट्रेशन करेंगे विथ जिंक एसीटेट। यहाँ पे हमने जिंक एसीटेट को क्यों चुना, क्योंकि जो जिंक है वो भी EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज लेस देन K2। K2 किस चीज का स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिना और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसका अगर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हम K2 एज्यूम करें दैट विल बी ग्रेटर देन K1। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब हमारे पास क्या है, एक है ब्लैंक जिसमें बस 25 ml EDTA है और एक है बड़ा वाला बीकर जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट है और उसके साथ EDTA है दैट इज एग्जैक्टली 25 ml EDTA। तो अब हम एक ब्यूरेट में जिंक एसीटेट को भर लेंगे और छोटे वाले बीकर से टाइट्रेशन करना चालू करेंगे, दैट इज ब्लैंक टाइट्रेशन हम फर्स्ट करेंगे। ब्लैंक का टाइटर वैल्यू आया सपोज 24.9 ml। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम जो जिंक एसीटेट सोल्यूशन ले रहे हैं ब्यूरेट में उसका स्ट्रेंथ अगर 0.05 मोलर है और हम जो EDTA यूज किए हैं उसका भी स्ट्रेंथ अगर 0.05 मोलर है तो ये एग्जैक्टली 25 ml के करीब आने का कोशिश करेगा टाइटर वैल्यू। वही मैंने लिखा है कि 24.9 ml टाइटर वैल्यू आया है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल केसेस हम दोनों का स्ट्रेंथ सेम रखने का कोशिश करते हैं इन लेबोरेटरी, जिंक एसीटेट का और EDTA का। अब ब्लैंक टाइट्रेशन का वैल्यू आ गया 24.9 ml। अब हम करेंगे बड़े वाले बीकर का टाइट्रेशन जहां पे सोडियम एल्यूमिनेट है, इसको हम बोलेंगे अननोन सैंपल टाइट्रेशन। इसका टाइटर वैल्यू आया सपोज 10 ml और हमेशा ये कम ही आएगा 24.9, मतलब ब्लैंक का जितना भी टाइटर वैल्यू आएगा उससे ये कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस सोल्यूशन में ऑलरेडी जितना भी एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो EDTA के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है। मतलब हमने जो 25 ml EDTA ऐड किया था उनमें से कुछ ml EDTA ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है और जिंक एसीटेट हम ऊपर से जितने भी चाहे ड्रॉप वाइज डालते जाए वो फ्री फॉर्म में जितना EDTA है, जितना EDTA फ्री फॉर्म में बाहर सोल्यूशन में घूम रहा है उसको ही बस कंज्यूम कर सकता है। बाकी EDTA को इस एल्यूमिना EDTA कॉम्प्लेक्स से तोड़ के नहीं बाहर निकल सकता। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिंक EDTA कॉम्प्लेक्स का K1 दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एल्यूमिना EDTA कॉम्प्लेक्स का K2 दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट उससे कम है। सो इसीलिए हमारा टाइटर वैल्यू कम आया। और ये टाइटर वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है,
ये डिनोट करता है कि 24.9 ml माइनस 10 ml दैट इज 14.9 ml कि इतना ml EDTA एल्यूमिना के द्वारा कंज्यूम हो चुका था, मतलब Al3+ के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना चुका था। अब हम इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे इस वैल्यू को, और परसेंटेज ऑफ Al2O3 या फिर परसेंटेज ऑफ Al जो भी हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं इजीली। इस टेक्निक को हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन टेक्निक। ये मैंने आपको पढ़ाया था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिटेल्स में पढ़ाया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में, आप देख लीजिएगा। वहां पे आपको एसिड बेस टाइट्रेशन मिल जाएगा, रेडॉक्स मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये चारों टाइप के टाइट्रेशन मिल जाएगा। आयोडोमेट्री सबको मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। तो अब बैक टाइट्रेशन हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 1 ml जितना मोलर EDTA हम यूज कर रहे हैं, 0.05 मोलर मान लीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ग्राम ऑफ Al2O3। इसको करने के लिए हमें जानना है कि एल्यूमिना के साथ EDTA का किस तरीके से रिएक्शन होता है। जनरली EDTA रहता है EDTA 4- फॉर्म में। 4- मतलब 4 हाइड्रोजन रहता है जो कि H+ फॉर्म में सोल्यूशन में जा सकता है, और बाकी जो एनायनिक पार्ट है चिलेट फॉर्म करने वाला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Y। अब इसको हम रिएक्शन के वक्त H2Y2- इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो एल्यूमिना के साथ रिएक्शन में 1 मोल एल्यूमिना 1 मोल EDTA के साथ ही रिएक्शन करेगा, दैट इज कंज्यूम होगा। और सेम इन द केस ऑफ जिंक 2+ कैटायन, ये भी EDTA के साथ 1:1 मोल के रेशियो में रिएक्शन करेगा। अब एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 ml 1 मोलर, ये मोलरिटी के डेफिनेशन वाइज हम लिख रहे हैं, 1000 ml 1 मोलर EDTA solution is equivalent to 27 ग्राम, दैट इज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम Al3+ आयन। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ बॉक्साइट, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन बॉक्साइट, दैट इज Al2O3 चाहिए। अब एल्यूमिनियम 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच मोल ऑफ एल्यूमिना? दैट इज हाफ मोल। हाफ मोल क्यों? क्योंकि 1 मोल एल्यूमिना में 2 एल्यूमिनियम का एटम रहता है, दैट इज 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रहता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिना में। सो 1 मोल एल्यूमिनियम रहता है हाफ मोल ऑफ एल्यूमिना में। सो इसी लाइन को हम दोबारा लिख सकते हैं, 1000 ml 1 molar EDTA solution is equivalent to half mole of Al2O3। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट है 102 ग्राम। सो हाफ मोल का होगा 51 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 51 ग्राम ऑफ Al2O3। हमारे पास टाइटर वैल्यू कितना है और EDTA का स्ट्रेंथ कितना है? हमने जो टाइट्रेशन किया था वहां पे ब्लैंक आया था 10 ml और टोटल वैल्यू आया था 24.9। सो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेन टाइटर वैल्यू हमारा था 14.9 ml, और कितना स्ट्रेंथ है EDTA का? 0.05 मोलर। सो एग्जैक्टली वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि 14.9 ml 0.05 मोलर EDTA सोल्यूशन मतलब कितना ग्राम एल्यूमिना? क्या होगा आंसर? 51 into 14.9 into 0.05 डिवाइडेड बाई 1000, इतना ग्राम एल्यूमिना। सो इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए x ग्राम एल्यूमिना आया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बॉक्साइट का जो आपने सैंपल लिया था, पाउडर सैंपल, कितना ग्राम लिया था? W ग्राम। सो W ग्राम सैंपल ऑफ बॉक्साइट कंटेन्स x ग्राम ऑफ Al2O3, तो परसेंटेज क्या होगा? x/W इंटू 100 हो गया ये आपका आंसर। तो ऐसे आप कैलकुलेशन पार्ट भी दिखाना, स्टेप वाइज क्या क्या कर रहे हो और उसके बैकग्राउंड में रिएक्शन क्या क्या चल रहा है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको ये सेकेंड वाला टेक्निक, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक, थोड़ा टफ लगे तो आप फर्स्ट वाले में स्विच हो जाना, टाइम भी कम लगेगा और वो आसान भी है देन वॉल्यूमेट्रिक। अब हम प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स Fe2O3 एस्टिमेशन। एग्जैक्टली Fe2O3 जिसमें है Fe3+ आयन, इसका ने दिखाया था इन मोर सॉल्ट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, रेडॉक्स टाइट्रेशन करके एक है वीडियो, वहां पे इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया था। और यहाँ पे हमें कौन से स्टेप से चालू होना पड़ेगा? हमने एल्यूमिना के लिए सबसे पहले जो W ग्राम सैंपल लिए थे
अगर आपको याद है तो उसको डाइजेस्ट करने के बाद एक स्टेप आया था जहां पे हमने रेसिड्यू और फिल्ट्रेट को अलग अलग कर दिए थे। फिल्ट्रेट में क्या था? फिल्ट्रेट में था सोडियम एल्यूमिनेट। फिल्ट्रेट में ये सोडियम एल्यूमिनेट पार्ट था, और रेसिड्यू मैंने कहा था कि रेसिड्यू को हम बोलते हैं रेड मड। बॉक्साइट का जो रेसिड्यू आता है डाइजेशन के बाद उसको हम बोलते हैं रेड मड, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेड मड इज Fe2O3। अब हम इस फिल्ट्रेट को लेंगे, सॉरी रेसिड्यू को लेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे फॉर Fe2O3। जनरली ये रेसिड्यू रेड या ब्राउन कलर का होता है क्योंकि बहुत सारा आयरन रहता है, और ये रेसिड्यू रहता किसके ऊपर है? फिल्टर पेपर के ऊपर। हमने जो 41 नंबर फिल्टर पेपर यूज किया था, उस फिल्टर पेपर को आप धीरे से खोलोगे, उसके ऊपर देखोगे रेड मड टाइप का बहुत सारा रेसिड्यू बचा हुआ है। इसको आप कंसेंट्रेटेड HCl से अगर ट्रीटमेंट करोगे तो ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और इसको आप एक बिकर में ले लेना। तो आपके पास जितना भी Fe2O3 है वो सब कुछ बिकर में आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ, एंड देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज बॉइलिंग, जब तक ना पूरा सोल्यूशन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाए। कलर रहेगा सोल्यूशन का ब्राउन या येलो कलर रहेगा क्योंकि इसमें Fe2O3 भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी रेसिड्यू, इस टाइप का रेड मड रेसिड्यू दिखना नहीं चाहिए, वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। जब ये हो जाएगा मतलब सब Fe2O3 सोल्यूशन में जा चुका है। एंड एट दैट पॉइंट ड्यूरिंग बॉइलिंग आप ड्रॉप वाइज ऊपर से ऐड करोगे क्या? SnCl2। SnCl2 इज टिन क्लोराइड, जिसका यहाँ पे रोल है कि सोल्यूशन में जितना भी Fe3+ आयन है उसको वो रिड्यूस कर देगा Fe2+ में। खुद SnCl2 Sn2+ से Sn4+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो Fe3+ है सोल्यूशन में उसको वो रिड्यूस कर देगा Fe2+ में। Fe3+ का कलर है ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर कंप्लीटली एबोलिश हो जाएगा जब ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप SnCl2 ड्रॉप वाइज तब तक ऐड करते रहना जब तक ये कलर कंप्लीटली ग्लास लाइक ना हो जाए, मतलब वाटर जैसे कलर ना हो जाए। और इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा 1-2 ड्रॉप्स Sn2 आप ऐड कर सकते हो ताकि कोई भी Fe3+ आयन ना बचे जो कि Fe2+ में कन्वर्ट ना हुआ है। अब आप इसको क्या करोगे? अब आप इस बीकर को करोगे कूलिंग होने के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ दोगे। Then you will have to add mercury chloride, that is HgCl। बीकर में कूल होने के बाद है Fe2+ आयंस और उसके साथ साथ Sn4+ आयंस। अब ये Sn4+ आयंस इसके प्रोसेस होगा, हम आखिरी प्रोसेस किससे करेंगे? KCl2O7 से, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट से। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ Fe2+ के रिएक्शन होके सब Fe2+ वापस Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस टाइट्रेशन में बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट एज इंडिकेटर हम यूज करेंगे। सो इन दिस टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट जब सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो कलर चेंज क्या होगा? ग्रीन टू वायलेट, बीच में ग्रीन कलर आएगा, उसके बाद आखिर में वायलेट कलर आएगा, दैट इज एंड पॉइंट कलर। लेकिन आप सोच के देखो, अगर एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ SnCl2 आपके पास है इस बीकर में, दैट इज एक्स्ट्रा Sn2+ आयंस है, सॉरी ये Sn4+ नहीं होगा, दिस विल बी Sn2+। सो एक्स्ट्रा Sn2+ ऑफ आयंस अगर आपके पास है इस सोल्यूशन में, तो इस टाइट्रेशन के वक्त जितना भी Fe3+ तैयार हो रहा है उसको वो वापस Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। सो ज्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम होगा और हमारा टाइट्रेशन का रीडिंग आ जाएगा, टाइटर वैल्यू आ जाएगा गलत। तो इसीलिए हमारा प्राइमरी ड्यूटी है कि जितना भी हमने एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ SnCl2 ऐड किया था उसको हमें कंज्यूम करवाना पड़ेगा। हम किससे कंज्यूम करवाएंगे? इसीलिए हम ऐड करते हैं HgCl2। HgCl2 का काम है वो खुद HgCl2 से Hg2Cl2 दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दिस प्रोसेस जितने भी एक्स्ट्रा Sn2+ है उसको Sn4+ में कन्वर्ट कर देगा। सो SnCl2 का प्रॉब्लम खत्म हो गया, और ये है लॉजिक बिहाइंड एडिंग HgCl2 आफ्टर कूलिंग द सोल्यूशन। अब आपने सोल्यूशन को कूल कर दिया, HgCl2 ऐड कर दिया। सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूशन में Fe2+ आयंस है जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में टाइट्रेशन करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से। लेकिन इसके पहले एसिड मिक्सचर और एक स्टेप बाकी है, एसिड मिक्सचर हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि है नथिंग बट H2SO4 और H3PO4 का मिक्सचर। इसको हम एसिड मिक्सचर बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था इसको आधे घंटे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस का EMF मतलब रिडक्शन पोटेंशियल।
यहाँ पे जैसे कि Fe3+ Fe2+, इसका एक पर्टिकुलर रिडक्शन पोटेंशियल है और हम जो इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट, इस इंडिकेटर का भी रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का एक पर्टिकुलर ईएमएफ वैल्यू है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंडिकेटर का ईएमएफ वैल्यू दैट इज लेस देन द ईएमएफ वैल्यू ऑफ फेरिक फेरस कपल्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा टाइट्रेशन के वक्त, जो Cr2O7 2- है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, खुद तो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा और साथ में बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। अब अगर पूरा इंडिकेटर बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर पहले ही ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब Fe2+ से Fe3+ आयन के ऑक्सीडाइज होने के कंप्लीट होने से पहले अगर खुद इंडिकेटर ही ऑक्सीडाइज हो जाए, तो हमारा एंड पॉइंट का कलर विच इज वायलेट वो पहले आ जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे प्री मैच्योर एंड पॉइंट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हमको एसिड मिक्सचर ऐड करना पड़ता है जो कि Fe3+ Fe2+ इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल को बहुत कम कर देता है। इसको E1 से मान लीजिए E3 में लेके आता है, और इन दिस केस E3 इज लेस देन E2, मतलब इंडिकेटर का ऑक्सीडाइज होने से पहले अब Fe2+ आयंस ऑक्सीडाइज होगा, तो हमारा कोई प्री मैच्योर एंड पॉइंट नहीं होगा और हमें टाइटर वैल्यू बिल्कुल सही मिल जाएगा। सो हमने HgCl2 सोल्यूशन ऐड कर दिया, उसके साथ अब एसिड मिक्सचर भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। नॉर्मली 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं। टाइटर वैल्यू जितना भी आएगा उससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, परसेंटेज ऑफ Fe2O3 विल बी इक्वल्स टू, एक फैक्टर होगा Fe2O3 के लिए और दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के K2Cr2O7 के लिए। ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन वाले वीडियो में दिखाया है। तो वो फैक्टर इनटू जितना टाइटर वैल्यू आया इनटू जितना नॉर्मलिटी का आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हो इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, यहाँ पे हमने W ग्राम सैंपल लिया था, उसको डाइजेस्ट किया था, डाइजेस्ट करने के बाद रेसिड्यू से काम करना चालू कर दिए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम डाइजेशन के बाद एक स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और वो स्टॉक सोल्यूशन जनरली 250 ml का होता है। अब मान लो कि आप 250 ml स्टॉक सोल्यूशन से 25 ml सोल्यूशन कोई बीकर में ले लेते हो और उसमें Fe2O3 के लिए जितना भी प्रोसेस है, बॉयल करना, SnCl2 ऐड करना, फिर HgCl2 डालना, ऐसे करके आप आखिरी स्टेप तक आते हो। मतलब आपने 25 ml को ही ट्रीटमेंट दिए हो, ना कि 250 ml को। सो डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 10। सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाई जितना आपका सैंपल वेट है। दिस इज योर परसेंटेज ऑफ Fe2O3 इन बॉक्साइट। जनरली ये जो फैक्टर है वो आता है 0.07985 ऐसे, और ये कैसे आया है आप रेडॉक्स टाइट्रेशन वाला वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज टाइटेनियम एस्टिमेशन इन बॉक्साइट। टाइटेनियम रहता है बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में, और जब कोई चीज ट्रेसेस अमाउंट में रहता है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाना पड़ता है वॉल्यूमेट्री को छोड़ के, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस दीज आर फॉर हायर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब TiO2 अगर आपको निकलना है बॉक्साइट सैंपल में, तो हमने जिस तरीके से अभी तक अप्रोच किया, मतलब बॉक्साइट को क्रशिंग करके पहले पाउडर फॉर्म में ले आए और उसके बाद डाइजेशन के वक्त हमने क्या यूज किया था, कंसेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ TiO2 हमें डाइजेशन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। बॉक्साइट में अगर आप देखोगे कंपोजिशन, वहां पे सिलिका रहता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी कोई सैंपल मिलता है, चाहे वो बॉक्साइट हो या फिर दूसरा कोई सैंपल हो, उसको पाउडर फॉर्म में लाने के बाद हम सिलिका रिमूव करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलिका एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बाकी सब तरीके की एस्टिमेशन को इंटरफेयर करेगा। सो सबसे पहला काम है सिलिका रिमूव करना, और उसके लिए डाइजेशन हम बेस से नहीं कर सकते, उसको कंसेंट्रेटेड HCl या फिर एक्वा रिजिया, इससे ही करना पड़ेगा डाइजेशन। उसके बाद इसको HF ट्रीटमेंट देके फिर सिलिका रिमूव करते हैं ग्रेविमेट्रिकली, लेकिन उस प्रोसेस में मैं बाद में कभी जाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में सिलिका रिमूवल का कोई भी प्रोसेस नहीं है, सिलिका एस्टिमेशन का कोई भी एक टॉपिक नहीं है सिलेबस में। आपके पास अगर टाइटेनियम वाला क्वेश्चन आता है बॉक्साइट में,
तो आप लिखोगे कि बॉक्साइट सैंपल को हमने पहले क्रश करके पाउडर फॉर्म में लिए, उसके बाद डाइजेशन कर दिया कंसंट्रेटेड HCl या एक्वा रेजिया से, फिर हमने वहां से सिलिका रिमूव कर दिया। बस ये एक लाइन मेंशन कर देना कि सिलिका रिमूव करके हमने एक स्टॉक सोल्यूशन बना दिया। अब उस स्टॉक सोल्यूशन को हम लेके आगे बढ़ेंगे, जितने भी ट्रेसेस होगा, चाहे टाइटेनियम हो चाहे कुछ भी हो। सिलेबस में सिर्फ टाइटेनियम है तो मैं टाइटेनियम के बारे में कह रहा हूं। स्टॉक सोल्यूशन अभी किस में है? अगर आपने एक्वा रिजिया या HCl से ट्रीटमेंट दिया होगा तो स्टॉक सोल्यूशन में HCl है और HNO3 है। लेकिन टाइटेनियम के लिए ये आप ध्यान में रखना, टाइटेनियम एंड मैंगनीज MnO या फिर MnO2, टाइटेनियम मैंगनीज, इन दोनों चीज के लिए हमें ज्यादातर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रास्ते में जाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही रहते हैं बहुत ट्रेसेस अमाउंट में, चाहे वो बॉक्साइट हो या फिर कोई भी और सैंपल हो। मैं इसके बाद में पायरोलुसाइट वाला दिखाऊंगा आपको। और यूवी विजिबल में जाने से पहले हमें मीडियम को चेंज करना पड़ता है, दैट इज HCl या HNO3 मीडियम से हमें H2SO4 मीडियम में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक 25 ml ऑफ एलिकॉट। स्टॉक सोल्यूशन से आप जब कुछ निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं, मेंशन करते हैं एलिकॉट। टेक 25 ml ऑफ एलिकॉट फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन इन ए बिकर एंड देन ऐड 50 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और इसको आप हॉट प्लेट में तब तक के लिए छोड़ दोगे जब तक कि पूरा सोल्यूशन H2SO4 मीडियम में नहीं आ जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में इसको आप फिल्टर करोगे बाय वाटमैन पेपर 40। कोई भी फिल्टर करने के बाद दो पार्ट होता है, एक होता है ऊपर फिल्टर पेपर में बचा हुआ रेसिड्यू। इन केस ऑफ टाइटेनियम रेसिड्यू का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है फिल्ट्रेट को लेके, नीचे जो बीकर में आया है। फिल्ट्रेट में आप ऐड करोगे 5 to 10 ml ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और साथ में 2 to 5 ml H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका रीजन क्या है और इसके रिगार्डिंग ही आपको रिएक्शन लिखना है। हम कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से टाइटेनियम का डिटर्मिनेशन, मतलब ये हो गया आपका कलरीमेट्रिक प्रोसेस, और उसके लिए सोल्यूशन का एक पर्टिकुलर कलर होना चाहिए। यहाँ पे इन केस ऑफ टाइटेनियम कलर प्रोड्यूस होता है इन दिस प्रोसेस येलो, और ये येलो कलर के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज TiH2O2 होल 4+, मतलब टाइटेनियम 4+ कैटायन जो H2O2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसका कलर होता है येलो। सो इसीलिए हम 2 to 5 ml H2O2 ऐड करेंगे। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का रोल क्या है? जब हम टाइटेनियम एस्टिमेट करते हैं उसके साथ बाकी जो ट्रेस एलिमेंट्स है जैसे कि क्रोमियम, निकेल, टंगस्टेन एटसेट्रा, वो इंटरफेयर कर सकता है। उस इंटरफेरेंस को सप्रेस करने के लिए वी ऐड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो आपके पास अभी एक येलो कलर का सोल्यूशन आ गया, लेकिन और इस येलो कलर के सोल्यूशन को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कलरीमेट्रिक डिटरमाइन करेंगे और वहां पे ppm में हमारे पास रीडिंग आ जाएगा। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि TiO2 इन बॉक्साइट बहुत ही कम अमाउंट रहता है। एक और चीज, कोई भी कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन हो उसके लिए एक रेफरेंस या ब्लैंक का होना बहुत जरूरी है। मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एस्टिमेशन हमने कैसे चालू किया था कि स्टॉक सोल्यूशन से 25 ml एलिकॉट को हमने एक 250 ml बीकर में ले लिया था। उसके साथ साथ ही हमें और एक बीकर लेना है और उस बीकर में एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट देते जाना है जैसे हम उस एलिकॉट को दे रहे हैं। मतलब सबसे पहले उसमें उस खाली बीकर में 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना, उसको भी हॉट प्लेट में रखना सेम टाइम के लिए, देन उसको फिल्टर करना थ्रू वाटमैन पेपर 40, देन उस फिल्ट्रेट में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड सेम अमाउंट ऑफ H2O2 ऐड करना है। आखिर में आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा? वो ब्लैंक का सोल्यूशन होगा कलरलेस। इसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन मैट्रिक्स, जो कि सेम मैट्रिक्स तैयार हो गया लेकिन कलरलेस। सो इस रेफरेंस या ब्लैंक के अगेंस्ट हम दिस येलो कलर सोल्यूशन को कलरीमेट्रिकली एस्टिमेशन करेंगे और तभी हमारा जो रीडिंग आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे ppm में, या फिर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में आपको डायरेक्ट परसेंटेज में रीडिंग मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉक्साइट में आप कैसे Fe को, एल्यूमिना को और टाइटेनियम को एस्टिमेट करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।